हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है अनुगमन वेग के बारे में। जब तक अनुगमन वेग आपको ठीक से नहीं आएगा तब तक विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध कैसे आप पढ़ पाएंगे। तो आप लोगों को पिछला वाला जो वीडियो है जिसमें अनुगमन वेग के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। पहले आप जाएं, उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पर आवें, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। बच्चों, आप देखिए कि ये एक कंडक्टर तार है, ये एक चालक तार है, और इसमें परमाणु होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम परमाणुओं को छोड़ दिए हैं, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को इसमें क्या किया है, आपको प्रदर्शित किया गया है। यहां पे केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही दिखाया गया है। ये एक बैटरी है, और सपोज कीजिए कि ये जो बैटरी है इस चालक से जुड़ी हुई है। अभी तक इसके कुंजी को हम ऑन नहीं किए हैं, ऐसे ये ओपन रहेगा, कुछ नहीं दिखाई देता है, तो समझिए कि ये क्या है, अभी ओपन है, अभी ये ऑन नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि जब तक इसको बैटरी से नहीं जोड़ा गया रहेगा तब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन करते रहेंगे अवारों की तरह, और इससे कोई भी करंट, कोई भी वैद्युत धारा इसके अंदर जनरेट ही नहीं होगी। ठीक है, जब इसको बैटरी से जोड़ दिया जाएगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, आपको अनुगमन वेग के बारे में गया था, सारे इलेक्ट्रॉन इस निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ अनुगमन वेग के साथ मूव करने लगेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कैसे, इस विद्युत धारा और अनुगमन वेग में हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि विद्युत धारा अगर कहीं निकालना है तो हमें क्या जानना होगा। विद्युत धारा मतलब कि आवेश प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अब अगर आपको ये टोटल आवेश पता चल जाए और किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से ये कितने आवेश अगर टी टाइम में जितने आवेश पास कर रहे हो उन आवेशों की संख्या मिल जाए तो बहुत आसानी से आप वैद्युत धारा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको वैद्युत धारा निकालना है तो क्या चाहिए, आपको वैद्युत आवेश चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो बच्चों कि ये जो आपको तार दिया गया है, आप सपोज कीजिए कि ये जो आपको कंडक्टर चालक तार दिया गया है, इसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो कितना है। तो हम लिख लेंगे चालक तार का आयतन। चालक तार का आयतन कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये एक बेलनाकार चालक तार है, और अगर आपको कोई एक बेलन दिया गया है जिसकी त्रिज्या, इस नीचे वाले की जो त्रिज्या है वो r है और इसका जो ऊंचाई है वो l है, तो इसका जो आयतन हो जाता है, आयतन भी कितना हो जाता है इसका, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है किसी भी बेलन का आयतन। अब बताइए कोई एक सर्कल है जिसका ये इसका जो त्रिज्या r हो, तो इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, इस नीचे वाले जो सर्कल है, जो वृत्त है, इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको v इक्वल्स टू जो भी ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये नीचे वाला जो ये आपका वृत्त बना हुआ है, जो भी इसका क्षेत्रफल है, a इंटू, अगर मान लीजिए कि इसकी हाइट l है तो यहाँ h के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, l लिख सकते हैं। तो यहाँ पे l रखिए, तो a इंटू l क्या हो जाएगा, इस बेलन का आयतन हो जाएगा। वैसे ही आप देखिए कि इसका जो क्षेत्रफल है वो a है और इसकी लंबाई कितनी है, l है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, a इंटू l हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सपोज कर लीजिए कि इसके, मान लीजिए कि ये जो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इसके यूनिट एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप सपोज कर लीजिए कि एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त, ये मुक्त लिखा गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या
की संख्या कितनी होगी। सपोज कीजिए ये n है, मतलब कि इसका कहीं यूनिट आयतन लेते हैं। सपोज कीजिएगा अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में जो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, n है। अगर मीटर में लेते हैं तो 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या मानेंगे, यूनिट जो वॉल्यूम है, एकांक आयतन में जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, n है। अब आप देखिए इसका टोटल आयतन कितना है। अब कहा जाए कि 1 रुपया में आपको 2 टॉफीज मिलती हैं और आपके पास 50 रुपए है। कितने रुपए हैं, 50 रुपए। तो आपको कितना आप टॉफियां खरीद सकते हैं, तो 1 रुपये में 2 टॉफी, तो 50 रुपए में क्या करते हैं, इस 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 100 टॉफियां खरीद सकते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, स्मॉल n है। तो अब आपसे कहा जाए कि Al आयतन में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे तो चालक तार के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। आप देखिए n तो एकांक आयतन में है और इसका टोटल आयतन कितना है, Al है। तो क्या करना पड़ेगा, इस n से Al में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपको 50 से 2 में यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ा था टॉफियों की संख्या निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, NaL हो जाएगा। अब देखिए इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर कुल है NaL। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश देखा जाए तो इसको माना जाता है कि इस पे E इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका न्यूमेरिकल लिखा जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। माइनस इतना कूलम का आवेश किसी एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन जनरली इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो E है। तो NaL इलेक्ट्रॉनों पर NaL इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा। इसमें सिंपली NaL में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, E से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो E से मल्टीप्लाई, एक में E है तो NaL में क्या हो जाएगा, E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ENaL हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इतना आवेश हो जाएगा किसके अंदर, इस पूरे तार के अंदर। तो हम लिखेंगे चालक तार के अंदर, चालक तार के अंदर कुल आवेश, चालक तार के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा। आप इस बात को समझ चुके होंगे। Q इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं यहां पे N। मान लीजिए कि अभी आपने देखा कि ये तो NaL तो क्या है, NaL तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है, E है। तो NaL पे कितना हो जाएगा, ENaL आया था। हम थोड़ा N को पहले लिख ले रहे हैं, N को पहले लिख ले रहे हैं और E को इसके बाद लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप EN लिखिए या NE लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। NeAL हो जाएगा। कुल आवेश कितना आया, इस चालक तार के अंदर कुल आवेशों की संख्या हम यहां पे निकाल लिए हैं। हम ये 4 लाइन क्यों लिखे हैं, हमें आपको क्या निकालना है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध निकालना है। तो सबसे पहले विद्युत धारा निकालने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, इस आवेश के बारे में जानना चाहिए कि इसके अंदर कुल कितना आवेश है। तभी तो आप निकालेंगे। कोई आपसे कहेगा धारा निकालिए तो क्या होता है, आवेश बटा समय को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इसके अंदर कुल कितने आवेश हैं, तो ये NeAL आवेश इसके अंदर हैं। अब मान लीजिए कि इसके अंदर जितने भी आवेश हैं वो T टाइम में, कितने टाइम में, T टाइम में इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होते हुए क्या हो जा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं। कितने टाइम में बाहर हो जा रहे हैं, T टाइम में बाहर हो जा रहे हैं। तो आपसे ये कहा जाए, तो अगर ये T टाइम में बाहर हो रहा है तो ये पूछा जाए कि तो इससे कितना वैद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो आप कैसे लिखेंगे, वैद्युत धारा का फॉर्मूला होगा I = Q/T। तो आप लिखेंगे तार से प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर लिखेंगे कुल आवेश Q होता है। तो
कुल आवेश मान लीजिए Q बाई टी यहां पर लिख दिया जा रहा है। अब Q के स्थान पे क्या आया, NEAL अपान में क्या हो जाएगा T। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या बना लीजिए, 1 बना लीजिए। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब ये तो आपने यहां धारा निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे, अनुगमन वेग। आप ये समझिए कि सारे इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चल रहे हैं। ये वाला भी इधर की तरफ VD वेलोसिटी से चल रहा है, और जो सबसे इसके लास्ट सिरे पे है, यहां पर है जो इलेक्ट्रॉन, वो भी किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, इस अनुगमन वेग VD वेलोसिटी से ही चल रहा होगा। VD वेग से ही ये क्या कर रहा होगा, इधर की तरफ चल रहा होगा। तो अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो यहां के वो तो पहले ही निकल जाएंगे, लेकिन सबसे लास्ट वाला जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको निकलने में कितना टाइम लगेगा, T टाइम लगेगा। तो मैं कहूं कि ये इस इलेक्ट्रॉन का अगर अनुगमन वेग VD है, तो ये T टाइम में क्या कर रहा है, यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट, यहां से कितना ये विस्थापन कर रहा है, यहां से यहां तक आने में कितना ये विस्थापन कर रहा है, इसके लंबाई के बराबर ही तो विस्थापन कर रहा है। तो यहां पे इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो VD हो गई, इसका जो वेग हो गया वो VD हो गया, टाइम T हो गया, और विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन L हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये जो वेग निकालना है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो यहां पे अगर आप ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अगर आप देखें तो VD बराबर कितना हो जाएगा, इसको कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना इसको विस्थापन करना पड़ा, L, और कितने टाइम में ये विस्थापित हुआ यहां से यहां तक, T टाइम में, तो L बाई T हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप अनुगमन वेग को भी निकाल लिए। अब देखिए यहां पर L है, हम चाहते हैं L ना रहे, L की वैल्यू यहां से हम इसमें पुट करते तो VD आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप अगर यहां से लिखना चाहें तो आप L बराबर क्या लिख सकते हैं, L इक्वल्स यहां से कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू VD इंटू क्या हो जाएगा, T इधर चला आएगा। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, VD इंटू T हो जाएगा। अब देखिए बहुत आसानी से आप इसका क्या कर सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां पे देख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है, 2 है। लिखेंगे समीकरण 2 से L का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से L का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, इस L की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो ये I बराबर कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू आप यहां पर लिख लेंगे NEA, और L के स्थान पर क्या हो जाएगा, VD इंटू T। तो ये VD है और इंटू में T है, और बटे में यहां पे कितना है, T है। अब देखिए T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये I बराबर कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू आपका हो जाएगा NEA, और ये आपका अनुगमन वेग VD। यही रिलेशन होता है, यही संबंध होता है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में। ये वैद्युत धारा आपका हो गया और ये अनुगमन वेग हो गया, इन दोनों के बीच में यही संबंध होता है। आप इसको पॉज करके लिख लें। ये जो आपका यहाँ पे जो ये टॉपिक दिया गया है, ये बहुत ही कई बार हर अल्टरनेटिंग ईयर में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का ये पहला ऐसा टॉपिक है जो 100% इस एग्जाम में पूछा जाएगा 2024 के। तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाकर इसको तैयार कर लीजिए और इसको लिख भी लीजिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे गतिशीलता, मोबिलिटी क्या होती है। आप देखते हैं कभी कभी किसी गाड़ी में आप या किसी चैन में जो साइकिल चलाते हैं, या आपके बाइक के चैन में आप वैक्स लगाते हैं, मोबिल डलवाते हैं, या कहीं मान लीजिए कि इंजन में मोबिल डलवाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, मोबिल डाल देने से उसका घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, माने कि वो ज्यादा गतिशील हो जाता है। ठीक है, तो गतिशील करने के लिए हम क्या करते हैं, मोबिल डालते हैं। मोबिल क्या कर देता है, उसके गतिशीलता को गति को बढ़ा देता है। यानी कि गतिशीलता का मतलब ये है कि उसमें कुछ ऐसा कर दिया जाए, किसी भी चालक के अंदर कुछ ऐसा काम कर दिया जाए कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यहां पे अब फिजिक्स में और इस टॉपिक के अंतर्गत जो अभी पढ़ रहे हैं, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी आप पढ़ रहे हैं, जिसको अनुगमन वेग हम कह रहे हैं। तो इसकी गतिशीलता क्या होगी,
इसके बारे में यहां पे समझना है। तो गतिशीलता का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ये जो आपका अनुगमन वेग होता है तथा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो अनुपात होता है उसे हम गतिशीलता कहते हैं। तो इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू आपका जो होता है वो आपका वी अपान क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। और कल आपको बताया गया था कि ये जो आपका अनुगमन वेग का जो व्यंजक प्राप्त किया गया था वो क्या आया था, आप लोगों को याद होगा, ई टाउ अपान क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये रिलेशन पाया था। ठीक है, तो अगर यहां से आप लिखे तो ये गतिशीलता क्या हो जाएगी, म्यू इक्वल्स टू ई टाउ अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बटे में क्या है ये एम मतलब क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और बटे में क्या है, ई है वैद्युत क्षेत्र के, ई से ही कट जाएगा। तो ये गतिशीलता इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टाउ अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन भी एक क्या है, स्थिरांक है, एक नियतांक है। मास, इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या होता है, स्थिर होता है। तो ये जो गतिशीलता होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, ये रिलैक्सेशन टाइम है जो श्रांति काल होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर गतिशीलता बढ़ाना है, मान लीजिए कि गतिशीलता बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो श्रांति काल होता है वो टेम्परेचर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/τ होता है। ऐसा क्यों, मान लीजिए कि अब कोई दो एटम है, हम ये श्रांति काल क्या होता है कि कोई दो एटम है, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम गैपिंग होती है इसी को हम क्या कहते हैं, टाउ, या इसे श्रांति काल कहते हैं। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए कि अगर मतलब किसी भी चालक का आप टेम्परेचर बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो इलेक्ट्रॉन और धीरे धीरे मूव करेंगे कि और तेजी से मूव करने लगेंगे, और तेजी से मूव करने लगेंगे, और ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत स्लोली आकर ज्यादा ये श्रांति काल लगाता था, ज्यादा समय लगाता था, अब ये बहुत जल्दी यहां तक पहुंच जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये इसका जो टाउ है वो घट जाएगा, श्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से यहां आ जाएगा तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, समय की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ क्या हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टाउ कम हो जाएगा तो आपका ये मोबिलिटी कम हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा देने से किसी चालक की मोबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और टेम्परेचर घटा देने से उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। इससे एक फायदा होता है, आप लोग सुपर कंडक्टर मटेरियल के बारे में सुने होंगे कि ऐसा मटेरियल जिसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर मटेरियल कैसे बनाया जाता है, उसके टेम्परेचर को लो करके, आप जानते हैं मरकरी जो होता है वो -49 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो ऐसे जहां कहीं भी हमें सुपर कंडक्टर बनाना होता है वहां पर टेम्परेचर को कम करेंगे, ताप को कम करेंगे, और ताप को कम करने से उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन और आसानी से क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो जो ये मोबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके टेम्परेचर पे। कि अगर अब यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो टेम्परेचर इसका क्या होगा, मोबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और टेम्परेचर घटाएंगे मतलब टेम्परेचर को बहुत डाउन करेंगे तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, और आसानी से इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रोपोगेट करने लगेंगे, यानी कि इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने देखा इस वीडियो में कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, गतिशीलता या मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर इस श्रांति काल पर डिपेंड करता है, और इसकी वजह से ये आपकी मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो टेम्परेचर पे ही, तापमान पर ही डिपेंड करती है। तापमान बढ़ाने से मोबिलिटी घट जाएगी, तापमान घटाने से मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने इतनी सारी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।